हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लर्निंग मंत्र में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिहार SCIT क्लास 8 ज्योग्राफी। इससे पहले हमने क्लास 7 की ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली थी। आज हम क्लास 8 ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर भी करना। ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है जो भी बच्चे बिहार स्टेट का अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये क्लास आप सभी बच्चों के लिए, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, यूज़फुल है। जो भी अगर किसी बच्चे ने बिहार टीचिंग एग्ज़ाम भी है तो वो बच्चे इस क्लास को स्किप ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है संसाधन। संसाधन क्या होते हैं, देखिए। मानव आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं एवं पदार्थ क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। तो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी जीव जंतु वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन है, या फिर प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग या जिसका यूज़ मानव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वो सभी क्या है, वो भी संसाधन है। एक वस्तु या पदार्थ की उपयोगिता जो होती है वो उसे संसाधन बनाते हैं। अगर कोई चीज़ यूज़फुल है तो वो हमारे लिए क्या हो गई, वो संसाधन हो गई। ठीक, अब देखिए आवश्यकताओं को पूरा करने के अनुकूल मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं पदार्थ क्या है, संसाधन कहे जाते हैं। भूमि, जल, वायु, मिट्टी, विद्यालय भवन, पंचायत भवन, खनिज पदार्थ, खेत, तालाब आदि क्या सभी संसाधन है, क्योंकि इन सभी का यूजफुल है। इसमें से कुछ संसाधन प्राकृतिक है, कुछ मानवीय है ना। तो ये ध्यान रखना। संसाधनों की यहाँ पे एक छोटा सा ये देख ली, सभी प्राकृतिक वस्तुएं मानव निर्मित तथा स्वयं मानव भी संसाधन है। ये ध्यान रखना, स्वयं मानव भी क्या है, एक संसाधन है। ऐसे ही इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, जब किसी भवन का निर्माण किया जाता है तो इसके लिए भूमि, बालू, सीमेंट, ईंट, लकड़ी, खिड़की, दरवाजे और मजदूर इत्यादि की ज़रूरत पड़ती है। इसमें कुछ साधन प्राकृतिक होते हैं, भूमि जैसे भूमि प्राकृतिक है, कुछ मानव निर्मित होते हैं, है ना, जैसे खिड़की, दरवाजे, ये मानव निर्मित है। और मानव खुद, मजदूर भी तो यूज़ हो रहा है ना, इसमें मजदूर सारा काम करेगा तो वो क्या हो गया, मानव खुद भी एक संसाधन है। तो इसमें मजदूर के रूप में मानवीय श्रम का उपयोग किया जाता है, अतः ये सभी संसाधन हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, संसाधन तीन प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन और स्वयं मानव संसाधन। ठीक है, चलिए संसाधनों के मूल्य अभिव्यक्ति के प्रमुख तरीके देखिए। आर्थिक मूल्य क्या होता है, लकड़ी से अगर आपने फर्नीचर बना दिया तो उसकी वैल्यू बढ़ गई, फर्नीचर बन गया लकड़ी से, आर्थिक मूल्य हो गया। सौंदर्यात्मक मूल्य, जलप्रपात, जितने भी झरने ये जलप्रपात होते हैं इनका यूज़ पर्यटक स्थल के रूप में भी कर सकते हैं, है ना। कानूनी मूल्य, जल वायु प्रदूषण को रोकना, और नैतिक मूल्य, संसाधनों को संरक्षित करना आने वाली पीढ़ी के लिए। ठीक है, इनका सस्टेनेबल यूज़ करना। अब देखिए संसाधन के प्रकार। संसाधन 3 टाइप्स के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, राइट, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन देख लेते हैं जल्दी से। देखिए, प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं पदार्थ प्राकृतिक संसाधन हैं। इस दृष्टि से भूमि, मिट्टी, जल, छोटे बड़े जीव, पवन, वन, सूर्य का प्रकाश, समुद्री जल इत्यादि सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। मानव के अंदर दिमागी क्षमता का विकास शिक्षा के स्तर से प्रभावित होता है, तब राष्ट्र के विकास में उपयोगी योगदान देने के लिए मानव का शिक्षित होना जरूरी है। ठीक है, ये हमने प्राकृतिक संसाधन देख लिए, भूमि, जल, मिट्टी, वनस्पति, जैविक संसाधन के अंतर्गत सूक्ष्म जीवाणु से लेकर बड़े बड़े जीव भी शामिल हैं। ठीक है, जैविक संसाधन जो सजीव हैं। ठीक है, खनिज संसाधन के अंतर्गत सभी प्रकार के खनिज जैसे लौह, अयस्क, तांबा, मैंगनीज, अभ्रक, कोयला, पेट्रोलियम, ये सारे क्या हो गए, खनिज संसाधन हो गए। ठीक, प्राकृतिक प्रदेश में आ गया पर्वत, प्राकृतिक पठार, मैदान, ये हो गए। मानव संसाधन,
सेकंड है मानव संसाधन। मानव एक ऐसा संसाधन है जो संसाधनों का निर्माण या उपयोग, मानव कैसा संसाधन है जो संसाधनों का निर्माण भी करता है और उपयोग भी करता है, दोनों करता है। मानव में संसाधनों के निर्माण और उपयोग की वह क्षमता उसके दिमागी और शारीरिक क्षमता और कौशल से विकसित होती है। ठीक है, तो मानवीय संसाधन हो गए जो मानव जिनका निर्माण करता है फिर उनका उपयोग भी तो करता है। और मानव निर्मित संसाधन, देखिए मानव अपने श्रम से कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण प्राकृतिक वस्तुओं के स्वरूप और गुण में परिवर्तन करके करता है। जैसे कार्य, कोई ऑफिस बना देना, कार्यालय बनाना, कोई भवन बना देना, पंचायत भवन बनाना, विद्यालय भवन बना देना, हवाई अड्डा, सड़क, ये क्या मानव निर्मित संसाधन आ गए। ठीक है, तो संसाधन तीन प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन, पर्वत, पठार, झरने, ये भूमि, ये क्या हो गए प्राकृतिक संसाधन। मानव निर्मित संसाधन, भवन, सड़क, पुल, ये सब भवन, ये सब क्या हो गए मानव निर्मित संसाधन हो गए। थर्ड हो गया मानव खुद, मानव भी एक संसाधन है। ठीक है, मानवीय संसाधनों का वर्गीकरण देखिए। संसाधन कितने, प्राकृतिक संसाधन में भूमि, मिट्टी, जल, मानव संसाधन में मानव स्वयं, और मानवकृत संसाधन में मकान, कार्यालय, हवाई अड्डा, जो भी चीज़ें मनुष्य या इंसान बनाएगा वो मानवकृत संसाधन हो गए। मानव खुद हो गया एक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधनों को फर्दर क्लासिफाइड कर दिया गया है। विकास और उपयोग की दृष्टि से कैसे होता है, वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन, जैव संसाधन, अजैव, सजीव और जो सजीव हैं सारे जैव हैं, जो सजीव नहीं है अजैव हो गए। नवीनीकृत होते हैं वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीन या पुनः पूरित कर लिया जाता है, मतलब पुनः उन्हें प्राप्त कर लिया जाता है, नवीनीकृत। और अनवीनीकरण जिनका भंडार सीमित है, जिन्हें हम नहीं कर सकते, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब अनवीनीकरण है। हाँ, और नवीनीकृत जैसे पवन ऊर्जा वगैरह जो होती है वो। सर्वत्र उपलब्ध संसाधन वितरण के आधार पर, स्थानिक संसाधन और स्वामित्व के आधार पर, प्राइवेट, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। ठीक, तो इन्हें एक एक करके देख लेते हैं। ये इन्हें मैं यहीं पर आपको समझा देती हूँ, एक बार आगे हमें देखना नहीं पड़ेगा। वास्तविक संसाधन देखिए, वास्तविक संसाधन जिनकी कुल मात्रा ज्ञात होती है तथा इन संसाधनों का उपलब्ध तकनीकी की सहायता से वर्तमान समय में उपयोग किया जा रहा है। तो वास्तविक संसाधन क्या, जिनका हमें कुल क्वांटिटी, कुल मात्रा हमें पता है और जिनका वर्तमान में यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, वो क्या हो गए वास्तविक संसाधन हो गए। संभाव्य संसाधन जिनकी मात्रा हमें ज्ञात नहीं है और जिनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। ठीक है, वो संभाव्य संसाधन हो गए। आज का संभाव्य संसाधन कल का वास्तविक संसाधन बन सकता है। देखिए, केरल में मिलने वाला थोरियम और लद्दाख में मिलने वाला यूरेनियम संभाव्य संसाधन के उदाहरण है। ठीक है, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। ठीक है, जैव संसाधन वही होते हैं जो सजीव होते हैं सारे, और अजैव वो होते हैं जो निर्जीव वस्तु है ना, जैसे खनिज, चट्टान, मिट्टी वगैरह, ये सब क्या अजैव हैं। और सजीव में क्या आ जाएंगे, जैव में हो जाएंगे पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु। ठीक है, नवीनीकरण संसाधन वे संसाधन जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और अनवीनीकरण संसाधन वो होते हैं, यहाँ पे देखिए राइटिंग मिसमैच है, थोड़ा सा प्रिंट ऐसा ही है, तो इसलिए मैं आपको अपने यहाँ से समझा देती हूँ। नवीनीकरण संसाधन वे संसाधन जो जल्दी ही मतलब उपलब्ध हो, मतलब नवीनीकरण संसाधन जिन्हें हम दोबारा से मतलब यूज़ कर लिया हमने और फिर हम उन्हें पुनः प्राप्त कर सकते हैं, वो होते हैं नवीनीकरण। जैसे पवन ऊर्जा होती है, जल होता है, मृदा होती है, वन होते हैं, जीव होते हैं, ये होते हैं नवीनीकरण संसाधन। इनका हम एक बार यूज़ करने के बाद ये ख़त्म नहीं होने के, इन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, वो हो गए नवीनीकरण संसाधन। अनवीनीकरण संसाधन ये होते हैं, ये सीमित होते हैं, जिनका एक बार यूज़ करने के बाद जो है ना ये नवीनीकृत या पुनः प्राप्त करने में ना बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब हजारों वर्ष। तो ये अनवीनीकरण होंगे, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई। ये प्रजातियाँ नोट कर लेना, ये पूछ लिया जाता है। प्रजातियाँ क्या होती है, अनवीनीकरण संसाधनों का वो है, धातु, खनिज, ये क्या है अनवीनीकरण संसाधन। ठीक है, देखिए जिनके भंडार सीमित है तथा एक बार उपयोग आने के बाद इन्हें पुनः पूर्ति
करने में हज़ारों लाखों टाइम लग जाता है। पेट्रोलियम, लोहा, कोयला, ये सारे क्या होते हैं, अनवीनीकृत होते हैं, नवीनीकरण होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट डेटा है, निजी, इससे तो आपको पता ही चल रहा होगा, प्राइवेट, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय में भी बांटा गया था। कौन कौन से होते हैं देखिए, ये देखिए, समुद्र तट से 19.2 किलोमीटर की क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। 19.2 किलोमीटर के अंदर जो एरिया में आएगा उन्हें कहेंगे राष्ट्रीय संसाधन, और 19.2 से लेके 200 किलोमीटर के एरिया में जो आएंगे उन्हें कहेंगे अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, और इन्हें राष्ट्रीय संपत्ति माना जाता है। और 200 किलोमीटर से आगे के जो होंगे उन्हें कहेंगे खुला महासागरीय क्षेत्र। ठीक है, ये तीनों ध्यान रख लेना। 3 बताए गए हैं इसमें, एक तो राष्ट्रीय संसाधन, दूसरा है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, और तीसरा है खुला महासागरीय क्षेत्र। ठीक है, ये 3 है। राष्ट्रीय संसाधन 19.2 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले, ठीक है, और अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र है 19.2 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर तक, और 200 किलोमीटर से आगे वो आ जाएगा खुला महासागरीय क्षेत्र। तो इसे आप जरूर नोट कर लेना। ठीक, अफ्रीका महादेश के कुछ प्रमुख देशों की स्थिति को एटलस से पता कीजिए और खनिज संसाधनों का पता लगाइए। प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बुक प्रिंट ठीक नहीं है तो इसलिए पता नहीं चलेगा, बाकी इम्पोर्टेंट उसमें वही था, वो हमने देख लिया। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर में काफ़ी सारे सब चैप्टर्स बहुत सारे हैं तो उन्हें भी हम देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। देखिए, भूमि, मृदा और जल संसाधन, ये है सब यूनिट है इसमें। ठीक है, भूमि, भूमि क्या होती है, भूमि देखिए 29, ये रेशो देख लें, ये हमने पहले भी देख लिया है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 29% पे क्या है, भूमि है ना, भूमि है, और 71% पे जल है। ठीक है, ये रेशो हमको मालूम है। भूमि का उपयोग किस किस चीज़ में किया जाता है, सबको पता है, पेड़ पौधे उगने में, कृषि कार्य में, मकान बनाने में, गांव शहर बनाने में, तालाब नहर बंदरगाह बनाने में, कारखाने, सड़क, रेल मार्ग, इन सभी चीज़ों में भूमि का यूज़ किया जाता है। हर चीज़ में भूमि का यूज़ होता है मोस्टली। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राकृतिक कारक, देखिए, मुंबई के निकट दलदली भूमि, नवी मुंबई जो बसी है ना, वो मुंबई के पास दलदली भूमि थी, उससे उसी के ऊपर नवी मुंबई शहर को बसा दिया गया है। इसमें यह है, राजस्थान के गंगानगर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा के खेती की जाने लगी, जिसे कृषि क्षेत्रों को में गिना जाने लगा, इसे प्रमुख कृषि क्षेत्रों में गिना जाने लगा। मतलब उस पर थोड़ा सा डेवलपमेंट करके चीज़ों को, मिट्टी वगैरह को सुखाया। पहले जो थी मुंबई के निकट एक दलदली भूमि क्षेत्र था, उसमें क्या किया, मिट्टी जो थी ना उसे सूखने दिया, उसे ठोस भूमि में कन्वर्ट होने दिया, और जब वो मिट्टी बहुत ठोस हो गई, कड़क हो गई, तो उस पर क्या किया, नवी मुंबई शहर बसा दिया। ठीक है, ऐसे ही तो आपने देखा होगा वो उसका हिमालय की उत्पत्ति का नियम, उसमें भी ऐसे ही है। ठीक है, तैतीस सागर था, उस पर जो दलदली क्षेत्र था वो ऊपर उठ गया, फिर वो बहुत बहुत टाइम तक सूख गया, वो थोड़ा टाइट हो गया, फिर उसमें क्या हो गया, हिमालय की उत्पत्ति हो गई। ऐसे ही कुछ बताया गया है मुंबई शहर का। ठीक, देखिए, भूमि उपयोग वर्ग, वन क्षेत्र की भूमि में किया जाता है, कृषि कार्य के लिए किया जाता है भूमि का यूज़, है ना। अब ये देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, प्रतिभूमि, प्रतिभूमि 2 टाइप की होती है, एक तो चालू प्रतिभूमि, अन्य प्रतिभूमि। जिस भूमि पर 1 वर्ष या उससे कम समय में कृषि नहीं की गई है, 1 वर्ष या उससे कम समय में, तो उसे चालू प्रतिभूमि कहेंगे। अन्य प्रतिभूमि, जिसमें 1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम समय से कृषि नहीं की गई है, उसे अन्य प्रतिभूमि कहेंगे। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ इसे नोट कर लेना। ठीक है, कृषि कार्य में और शुद्ध बोई भूमि में। भूमि संरक्षण की आवश्यकता, ये देखिए,
अति सिंचाई व पशुचारण की क्रियाएं होती हैं। जल भराव से मिट्टी में लवणता और क्षारीयता का गुण भी बढ़ा है। इन सभी कारणों से भूमि का स्वाभाविक गुणों में ह्रास हुआ है, जिसे भूमि का निम्नीकरण कहते हैं। जैसे भूमि है ना, और भूमि में की मिट्टी जो होती है उसमें अगर लवणता की मात्रा और क्षारीयता की मात्रा बढ़ जाए और मिट्टी अपना स्वाभाविक गुण खो दे तो उसे क्या कहेंगे? मिट्टी का निम्नीकरण कहेंगे। ठीक है। ये भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? देखिए, भूमि में वन क्षेत्र में, जैविक कृषि में, हर चीज़ में तो भूमि का यूज़ है, ये हमने देख लिया है। मिट्टी को ही मृदा संसाधन भी कहा जाता है। ठीक है, मिट्टी को क्या बोला जाता है? मृदा संसाधन। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस क्या होता है? ये देखिए, मृदा में पेड़ पौधे, जीवों और अन्य सड़े गले पदार्थों के अवशेषों को क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। इस पे स्टार लगा लीजिए और इसे लिख लेना। ठीक है। देखिए यहाँ पे भोजन एवं आवश्यक पोषक तत्व मिट्टी से ही होकर पौधों को प्राप्त होता है। पौधे पोषक तत्व कहाँ से लेते हैं? खनिज कहाँ से लेते हैं? वो मिट्टी से लेते हैं। अब मिट्टी पृथ्वी के सबसे ऊपर भूपटल पे पाई जाती है। मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पृथ्वी के सबसे ऊपर भूपटल पर पाई जाती है। ठीक है। इस सतह में पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए सभी जरूरी खनिज तत्व, पोषक तत्व, चट्टाने के कण मौजूद होते हैं। ठीक है। देखिए, मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह भूपटल पे मिट्टी पाई जाती है, और इस मिट्टी में क्या होता है? सभी जरूरी जो खनिज है या पोषक तत्व जरूरी होते हैं वो सब मौजूद होते हैं। पोषक तत्वों के रूप में मृदा में क्या क्या होता है? ह्यूमस होता है, जल होता है, वायु होती है और सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। मिट्टी में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? ये सब मिलती हैं। ठीक है। ये देख लीजिए, मिट्टी के उपयोग क्या क्या है? फसलों की खेती करने में, पेड़ पौधे घास झाड़ियों को उगाने में, गृह निर्माण में, मूर्तियाँ बनाने में मिट्टी का यूज़ किया जाता है। मृदा निर्माण, आसपास में मिट्टी में क्या क्या उपयोग किया जाता है? मिट्टी के निर्माण में वहाँ उपस्थित मौलिक चट्टानें, क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति, सूक्ष्म जीवाणु, क्षेत्र की ऊंचाई, ढाल, समय का योगदान होता है। तो ये देखें यहाँ पे मिट्टी के निर्माण में किस किस चीज़ का योगदान होता है, या मिट्टी का निर्माण किन किन मतलब मिट्टी के निर्माण में के कारक क्या क्या होते हैं, ये नोट कर लेना, इससे क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, मौलिक चट्टान, क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति, सूक्ष्म जीवाणु, क्षेत्र की ऊंचाई, ढाल और समय, ये सब क्या योगदान देते हैं? मिट्टी के निर्माण में देते हैं। मिट्टी निर्माण प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होता है? ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। मिट्टी निर्माण प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले मौलिक चट्टानें टूटती हैं, और टूटे हुए कणों और महीन होने की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। वो टूटे हुए कण होते हैं ना, वो छोटे छोटे हो जाते हैं, और ये प्रक्रिया बहुत लंबे टाइम तक चलती है। हजारों लाखों वर्ष बाद, इतने टाइम चलती है ये, हजारों लाखों वर्ष बाद चट्टाने टुकड़ा भौतिक, रासायनिक और जैविक ऋतुचरण से महीन कणों में बदल जाती है, जिससे मृदा बनती है। 1 सेंटीमीटर मोटी सतह वाली मृदा के निर्माण में लाखों, सैकड़ों, हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में सैकड़ों, हजारों वर्ष का समय लगता है। ठीक, तो इतनी आसानी से मिट्टी नहीं बनती है। जैविक और रासायनिक ऋतुचरण और भौतिक ऋतुचरण, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानवीय क्रियाएं, जल की प्रतिक्रियाओं से चट्टानों का टूटना और गलना, क्या कहलाता है? रासायनिक ऋतुचरण कहलाता है। और भौतिक ऋतुचरण क्या होगा? तापमान में उतार चढ़ाव, ये क्या लिखा है? चट्टानी परतों के फैलने, सिकुड़ने और चट्टानों का टूटना भौतिक ऋतुचरण कहलाता है। देखिए, ये मिट्टी, ये इम्पोर्टेंट है, इसे स्टार लगा लो। मिट्टी की विभिन्न परतें क्या क्या होती हैं? 4 हैं। ए, ब, स, द, 4 दी हुई हैं। ह्यूमस होता है सबसे पहले, फिर बालू या पंख, कीचड़ मतलब, और फिर ऋतुचरण, और फिर मौलिक चट्टानें। इस तरीके से है ये। ठीक है, इन्हें नोट कर लेना। मृदा के प्रकार, उर्वर मृदा, गठन और संरचना, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी में बांटा जाता है। इसके आधार पर बलुई मिट्टी में बालू और किले दोनों पाए जाते हैं।
उर्वरता के आधार पर मृदा को उर्वर और अनुर्वर, मतलब अगर उर्वरता अच्छी है तो उर्वर मृदा कहेंगे और नहीं तो बंजर भूमि बोल देंगे, ठीक है। इसके आधार पर गठन और संरचना, इसके आधार पर मृदा को बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी में बांटा जाता है। बलुई मिट्टी में बालू और किले दोनों पाए जाते हैं, इसमें बालू का अंश अधिक होता है। चिकनी मिट्टी में किले अधिक होता है। बलुई मिट्टी में बालू ज़्यादा होगा, चिकनी मिट्टी में किले ज़्यादा होगा, और दोमट मिट्टी में बालू और किले दोनों का क्या होगा, मिश्रण होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। रंग के आधार पर मिट्टी को लाल मिट्टी, काली मिट्टी, भूरी मिट्टी, बादामी मिट्टी के में बांटा जाता है। गठन के आधार पे ये ध्यान रखें, गठन के आधार पर बलुई, चिकनी और दोमट, बलुई, चिकनी, दोमट। बलुई में बालू ज़्यादा है, चिकनी में किले ज़्यादा है, और दोमट में बलुई, बालू और किले दोनों का समान रेशो में है दोमट मिट्टी में, ठीक है। रंग के आधार पर लाल, काली, भूरी और बादामी मिट्टी में बांटा जाता है, ठीक है। अब देखिए उर्वरता के आधार पर हमने देखी, जिसमें उर्वरा शक्ति ज़्यादा है जिस मिट्टी में, उसे उर्वर मिट्टी कह देंगे, जिसमें नहीं है उसे बंजर भूमि कह देंगे। बलुई मिट्टी बालू की अधिकता, चिकनी मिट्टी में किले की अधिकता, दोमट मिट्टी में दोनों का रेशो समान है, और एक बादामी बताइए, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, भूरी मिट्टी, ठीक है। ये 3 दिए हैं। अब देखिए कहाँ कहाँ पे कौन सी मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, ये ध्यान रखिए। देखिए पर्वतीय मिट्टी ऊपर की साइड होगी, ये रहा नॉर्थ, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, ये वाले एरिया में बलुई मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत के भारत के उत्तर विशाल मैदान में ये वाली जलोढ़ मिट्टी है, क्योंकि नदियों के अवसादों से यहाँ पे नदियाँ जो अवसाद बहा के लाती हैं जलोढ़ मिट्टी पानी के बहाव से, मतलब जल जो ओढ़ के चीज़ों को लाता है, मिट्टी को ला के इकट्ठा कर देता है, उससे बनी है ये जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। इसमें जल क्षमता अधिक होती है, जल अधिक, इसमें धान की खेती अच्छी होती है, ठीक है। और धान कहाँ की प्रमुख फसल है, बिहार की। लाल मिट्टी कहाँ पर है, ये लाल मिट्टी इस एरिया में होगी, इस एरिया में क्या आएगा, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये वाले एरिया में लाल मिट्टी है। काली मिट्टी महाराष्ट्र की तरफ आएगी, ये रहा काली मिट्टी में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। लेटेराइट मिट्टी तमिलनाडु में मिलती है, लेटेराइट मिट्टी यहाँ पे देखिए, लेटेराइट मिट्टी तमिलनाडु में मिलती है। सूक्ष्म मृदा कहाँ पर है, यहाँ पे, ये राजस्थान वाले एरिया में सूक्ष्म मृदा है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। लेटेराइट मिट्टी का ध्यान रखना, ये तमिलनाडु में पाई जाती है। देखिए जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक नवीन जलोढ़ को कहेंगे खादर और पुरानी को कहेंगे बांगर। नवीन में बाढ़ आती है, पुरानी में नहीं आती है, ठीक है। यहाँ पे मृदा चावल, गेहूँ, मक्का, गन्ना, दलहन फसलों के लिए ये उपयुक्त होती है, इन फसलों के लिए, ठीक। और काली मिट्टी में एल्युमिनियम और लौह तत्व की अधिकता होती है, ये ध्यान रखना। काली मिट्टी में किसकी होती है, एल्युमिनियम और लौह यौगिक की अधिकता होती है। ये पूछ लिया जाता है कि किस मिट्टी में किस चीज़ की अधिकता होती है, ठीक। इसमें काली मिट्टी में एल्युमिनियम और लौह यौगिक की उपस्थिति के कारण इसे काली मिट्टी भी कहते हैं। इसका काला रंग किस कारण से होता है, टिटेनी फेरस, देखिए टिटेनी फेरस, ठीक है, टिटेनी फेरस के कारण इसका रंग काला होता है, ठीक। और ये इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ होता है, इसका मालवा पठार, दक्कन पर, मालवा, दक्कन और गुजरात, यूपी, इसमें ये एरिया में ये क्या होती है, पाई जाती है, ठीक है। इसे स्थानीय भाषा में रेगूर मिट्टी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेगूर मिट्टी भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें जल धारण क्षमता अधिक होती है, क्या, जल धारण, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसमें क्या होती है, ज़्यादा होती है। इस कारण से ये चिपचिपी मिट्टी होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा जल होएगा, है ना, जल धारण क्षमता अधिक है तो पानी ज़्यादा होगा, और फिर इससे क्या होगी, ये चिपचिपी हो जाती है, चिपचिपी हो जाएगी। चिपचिपी होने के कारण फिर क्या होगी, ये सूख जाती है, और फिर इसमें क्या पड़ती हैं, दरारें पड़ जाती हैं। इस कारण से इसे क्या बोला जाता है, स्वतः जुताई वाली मृदा, क्या बोलते हैं, स्वतः जुताई वाली मृदा बोला जाता है इसे, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक, स्वतः जुताई वाली मृदा इसे बोला जाता है, काली मिट्टी को। और
इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चरनोजम भी बोलते हैं, चरनोजम। ठीक है, और ये कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में इसका सर्वाधिक एरिया है। ठीक है, और इसे यूपी में करेल बोलते हैं। बस इसमें यही है, मालवा दक्कन के पठार, यूपी, गुजरात, इन जगह पे ये पाई जाती है। इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि ये महाराष्ट्र में इसमें सर्वाधिक एरिया है और इसे रैगूर बोलते हैं। ठीक है, और महाराष्ट्र में इसका एरिया है, स्वतः जुताई वाली मृदा बोलते हैं, और इसमें लौह और एल्युमिनियम तत्व पाया जाता है। ठीक है, और जलोढ़ मृदा का हमने बता ही दिया है, और कुछ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, इनमें पाई जाती है। ये जल में मिलने के बाद ये पीली हो जाती है। लाल और पीली मृदा, देखिए लाल और पीली मृदा प्रायद्वीपीय पठारों के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में पाई जाती है। ठीक है, और लोहे के अंश के कारण इस मृदा का रंग लाल होता है, लाल मिट्टी का लोह अंश के कारण। ठीक है, जल में मिलने के बाद ये पीली हो जाती है। ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और केले का उत्पादन किस में किया जाता है, लाल मिट्टी में किया जाता है। लैटेराइट मिट्टी, देखिए लैटेराइट मिट्टी, देखिए ये पूछा जाता है कि लीचिंग प्रोसेस से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है। लीचिंग प्रोसेस से होता है लैटेराइट मिट्टी का, निक्षालन भी बोलते हैं इसे। ठीक है, लीचिंग प्रोसेस से होता है लैटेराइट मिट्टी का निर्माण। ये इम्पोर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लेना। ये मृदा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों में पाई जाती है। पूछ लिया जाता है कहाँ मिलती है। ठीक है, तो ये साउथ इंडिया में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के लिए पूछा भी गया इसे। और मरुस्थलीय मृदा हल्के भूरे रंग की होती है, राजस्थान, सौराष्ट्र और ये वेस्ट यूपी में ही, वेस्ट इंडिया में ही होएगी। ठीक है, वेस्ट साइड में होएगी ये। कच्छ, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिणी पंजाब, पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है मरुस्थलीय मृदा। ठीक है, मृदा अपरदन क्या होता है, देखिए प्राकृतिक और मानवीय कारणों से मृदा की परतों का विस्थापन या बहकर या विस्थापन कैसे हो रहा है, या तो बहकर हो जाए या उड़कर हो जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना को क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए। तेज पवनों और पानी के बहाव से मैदानी या चौरस क्षेत्रों में सतही अपरदन होता है। अपरदन दो टाइप के होते हैं, इन्होंने बताया गया है। सतही अपरदन जो तेज पवन या पानी के बहाव से पहुंच जाए एक जगह से दूसरे स्थान पे, तो उसे सतही अपरदन कहेंगे, मतलब ऊपरी सतह से वो उड़ के चली जाएगी। और क्षुद्र नलिका या अवनलिका अपरदन किसे कहेंगे, उबड़ खाबड़ क्षेत्रों से जो इधर से उधर चली जाए उसे अवनलिका अपरदन के बोलते हैं। ठीक है, जल संरक्षण, देखिए जल, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, अटलांटिक में देखिए जल की मात्रा, और हिंद महासागर में इतनी है, आर्कटिक महासागर में इतनी है। प्रशांत में 49.9% है, अटलांटिक में 25.7 है, हिंद में 20.5 और आर्कटिक में 3.9% है। ठीक है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। ये देख लीजिए जल चक्र क्या होता है, देखिए जल चक्र एक ऐसा चक्र है जिसमें महासागरों का जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में जाता है। ये महासागरीय जल है, ये गर्मी टेम्परेचर से ये क्या बनेगा, वाष्प बनकर ऊपर जाएगा, ऊपर जाके यहाँ पर ये आसमान में ये क्या होएगा, छोटी छोटी बूंदों के रूप में इकट्ठा होएगा। फिर ये छोटी छोटी बूंदें संघनित होकर बड़ी बूंदें हो जाएंगी, और फिर ये ऊपर पानी की फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में नीचे चला जाएगा। तो क्या होगा, गैस क्या हो गई, लिक्विड में, द्रव में कन्वर्ट हो गई, और फिर वो पानी के रूप में, बारिश के रूप में वापस नीचे आ जाएगा वो पानी। ठीक है, वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में जाता है, वह बादल का निर्माण कर यह वर्षा जल के रूप में धरती पर आ जाता है। यह जल बहकर पुनः महासागरों में चला जाता है, फिर से वाष्पन और बादल निर्माण और वर्षा की क्रिया होती रहती है। ठीक है, भाप बन के ये महासागरों का पानी ऊपर उठा, भाप बन के फिर ये ऊपर गया, और फिर ये छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर घट जाएगा ना, तो ये छोटी छोटी बूंदों में इकट्ठा होएगा। ये फिर छोटी छोटी बूंदें बड़ी बड़ी बूंद होंगी। ठीक है, फिर ये इकट्ठा हो जाएगा, बादल हो जाएगा, ये फिर नीचे पानी के रूप में बारिश होएगी, बारिश से फिर से ये क्या होएगा, महासागरों में पहुंच जाएगा। ठीक है, ये एक चक्र सा हो जाएगा, पानी वापस कहाँ आ गया, महासागरों में आ गया, इसे जल चक्र कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जल का वितरण 97.3
3% क्या है महासागरों में, 2.7% अन्य है। ठीक है, ये वितरण है 2.7% का वितरण इस तरीके से है इतना, और 97.3 महासागरों में जल है। ठीक है, अब आ जाता है यूनिट सब यूनिट फर्स्ट का बी पार्ट में, वन्य और वन्य प्राणी संसाधन, वन्य और वन्य जीव संसाधन इस चैप्टर का नाम है। वन क्या होता है, वन है तो हम हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से देखिए क्षेत्रीय एक सेकेंड, देखिए किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधे, घास, झाड़ियाँ इत्यादि को सम्मिलित रूप से प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। ठीक है, जबकि क्षेत्रीय आधार पर जब किसी पेड़ पौधे बड़े क्षेत्र पे प्राकृतिक रूप से मतलब विकास होता है तो उन्हें क्या कहा जाता है, वन कहा जाता है। ठीक, ये देख लेना। ठीक, आजकल समाज का पर्यावरण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी वनों का विकास किया जाता है, जिसे सामाजिक वानिकी कहा जाता है। ठीक है, भारत राज्य में सबसे अधिक वन का प्रतिशत कहाँ पे, मिजोरम में है, और सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। थोड़ा सा इसे देख लेते हैं हम। मिजोरम में ये जो यहाँ पे ये परसेंटेज दे रखा है, आई थिंक ये 84.53% है। इसे आप एक बार चेक कर लेना लेटेस्ट। पर सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, वन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, वो होता है एमपी में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो वो है मिजोरम। अब मिजोरम में इसमें दिया हुआ है 91.27%। आई थिंक ये 84.53% है। इसे एक बार चेक कर लेना, लेटेस्ट रिपोर्ट पे मैंने इतना ही रीड किया है। और इसमें देख लेते हैं अभी जो लेटेस्ट इसकी रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग वन सबसे ज़्यादा वन, ये तो सही है। अब की बार कितनी इसमें वृद्धि हुई है, वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है, 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, ये ध्यान रखना। भारत में कितने एरिया पे वन होना, मैदानी क्षेत्र में कितनी जगह पे वन होना ज़रूरी है, मिनिमम 33% क्षेत्र पे वन होना ज़रूरी है। और अगर इसे ही पहाड़ी क्षेत्रों में देखें तो 66.5% अराउंड ऑफ पर वन होना ज़रूरी है। ये पहाड़ी में और ये मैदानी में। मैदानी क्षेत्र में 33% क्षेत्र पे वन होना ज़रूरी है और पहाड़ी में 66.5 अराउंड ऑफ। ठीक, ये है। और मैंग्रोव वन कितना एरिया था, 499 आई थिंक 4992 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव वन है। इसमें वृद्धि कितने की हुई है, 17 की हुई है। ठीक है, 17 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है मैंग्रोव वनों में। और सबसे ज़्यादा एमपी में है, परसेंटेज में मिजोरम में है। वृद्धि कहाँ हुई है, आंध्र प्रदेश ने वृद्धि की है, ये ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश ने क्या करी है, वृद्धि करी है। देखिए सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में पाया जाएगा। अगर परसेंटेज में पूछे तो मिजोरम में लिखना। वृद्धि करने वाला कौन सा देश है अपने वन एरिया में, वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, और भारत में कितने एरिए पे होने चाहिए वन, 33% पे होने चाहिए, लेकिन है कितने पे, 24.62% पर है ना अभी। लेकिन होना कितना चाहिए, 33% पे होना चाहिए, 24.62% पर हैं। और वृद्धि कितनी हुई है अब की बार, 2261 की वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है इस बार। ठीक, और मैंग्रोव वन 4992 स्क्वायर किलोमीटर में मैंग्रोव है, इसमें वृद्धि हुई है 17 स्क्वायर किलोमीटर की। और इसमें 2261 की मैंने वृद्धि बताई है ना अभी इस बार जो हुई है, ये इसमें भी आप इसे फर्दर डिवाइड करें तो 1540 और 721 स्क्वायर ये वृक्ष में हुई है, और ये वाला हुआ है वन में, 1540 वन में। ठीक है, इतना वन में वृद्धि हुई है 1540 स्क्वायर किलोमीटर और 721 स्क्वायर किलोमीटर की वृक्ष में हुई है। टोटल कितना हो गया, 2261। ठीक, और इसमें वृद्धि आंध्रा में हुई है। बस इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप।
चलिए आगे चलते हैं। देखिए 33% भूभाग पे वन का विस्तार होना चाहिए, लेकिन है कितने पर? 24.62% पर है ना, इतने पर ही है। ये चीज़ें देखना, पहाड़ी क्षेत्र में ये 66 पॉइंट अराउंड ऑफ हो जाता है। सदाबहार वन, देखिए सदाबहार वन के बारे में बताया गया। ये वन कैसे होते हैं? लंबे लंबे वृक्ष होते हैं, उगते हैं, 60 मीटर इनकी औसत ऊंचाई होती है। इन वृक्षों में शाखाएं कम होती हैं। ये छोटे से क्षेत्र में कई किस्मों के वृक्ष उगते हैं, अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां सूक्ष्मता से बचाने के लिए गिराते हैं। मतलब ये सदाबहार जो वन होते हैं ना, एक साथ अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, अलग अलग समय में गिराते हैं, ठीक है। वे कभी भी एक साथ पत्तियां रहित नहीं करते होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? सदाबहार वन कहते हैं, ठीक है। इनकी शाखाएं छोटी होती हैं, ये देख लेना, एक साथ अपनी पत्तियां नहीं गिराते, लंबे होते हैं, औसतन 60 मीटर, ठीक। दक्षिण अमेजन वन कहाँ होते हैं? दक्षिण अमेरिका में होते हैं। इन वनों को सैल्व भी कहा जाता है। भारत में ऐसे वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वनों की बात की जाती है। ये पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं। भारत में पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार और उत्तर पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। और ये कौन कौन से सदाबहार वनों के एग्जाम्पल पूछ लेंगे, 2-3 उष्णकटिबंधीय के दे देंगे, 2-3 एक उसमें सदाबहार का दे देंगे, तो पूछ लेंगे इसमें से सदाबहार वन कौन सा है। तो उसके एग्जाम्पल है सिनकोना, रबड़, महोगनी, अबोनी, ताड़, नारियल, आयरन वुड और बरगद। ये किसके हैं? ये सदाबहार वनों के उदाहरण हैं, इन्हें जरूर नोट डाउन कर लेना, ठीक है। उष्णकटिबंध के अलावा शीतोष्ण उष्णकटिबंध भी सदाबहार और पतझड़ वन मिलते हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु से पहले शुष्कता से बचने के लिए इस वन के क्षेत्र अपनी पत्तियां क्या कर देते हैं? गिरा देते हैं, और जिससे सारा वन एक साथ पत्ती रहित हो जाता है। देखो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन एक साथ अपनी पत्तियां गिरा रहे हैं, ठीक है, एक साथ गिरा रहे हैं, ठीक है। और सदाबहार एक साथ नहीं गिरा देते। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पश्चिमी घाट और पूर्वी ढाल और बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पतझड़ वाले हैं ना, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों में मिलते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या कौन कौन से? सागवान, साल, रोजवुड, चंदन, शीशम, सहतूत। ये वृक्ष कौन से? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है, ठीक है। ये होगी है शंकुधारी वन। शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में हिमालय, देखिए हिमालय पर्वत और दक्षिण भारत के पर्वत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में मिलता है शंकु, ठीक है। ऊंचाई में वृद्धि के साथ ही इन वनों की प्रकृति में भी अंतर देखा जाता है। निचले इलाकों में पतझड़ वन, इसके ऊपर उपोष्ण सदाबहार और सबसे ऊपर अल्पाइन वन की वनस्पतियां मिलती हैं, ठीक है। ज्वारीय वन कहाँ मिलेंगे? डेल्टाई क्षेत्रों में मिलेंगे, स्टार बना लो। ज्वारीय वन कहाँ मिलेंगे? डेल्टाई क्षेत्रों में मिलते हैं। पूर्वीय तटीय भाग में ऐसे वन मिलते हैं, पूर्वीय तटीय भाग में, ठीक। सुंदरी जैसे मैंग्रोव, दलदली मैंग्रोव वन कहाँ मिलते हैं? दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। मिश्रित वन शीतोष्णकटिबंध के पूर्वी तटीय भाग में पाए जाते हैं, ठीक। देखिए इसमें देखिए सदाबहार वन कहाँ मिलेंगे? देखिए सदाबहार ये मिलेंगे इस ये हम सदाबहार वन ये है, ये वाले ये रे यहाँ पे पूर्वी क्षेत्र में मिलना है। पतझड़ वन कहाँ मिलना है? ये उत्तर भारत के विशाल मैदान में, ठीक है। सूक्ष्म कहाँ मिलना है? राजस्थान गुजरात वाले एरिया में, पर्वतीय ऊपर के एरिया में है, ठीक है। और डेल्टाई बीच बीच में कहीं कहीं पे कहाँ है? यहाँ पर है डेल्टाई, ये थोड़े थोड़े से कम ही है, मतलब पूर्वीय तटीय क्षेत्रों में ही बोला था ना डेल्टाई क्षेत्र। ज्वारीय वन डेल्टाई प्रदेशों में। वनों की उपयोगिता सभी को मालूम है, ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है। वनों की उपयोगिता, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर। देखिए राष्ट्रीय उद्यान अब 85 नहीं है, ए बुक में जो है ना बिहार SCRT में थोड़ा डेटा पुराना है, तो इसे आप 85 नहीं करना, 107 हैं, ठीक है। अब एट प्रेजेंट 107 हैं। देही पटकई आई थिंक लेटेस्ट है, असम का है, ठीक है। सबसे अधिक वन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। परसेंटेज में देखोगे मिजोरम में है,
और वृद्धि किसने की है? आंध्र प्रदेश ने की है। ये लेटेस्ट है तो इसे ध्यान रखना। खनिज संपदा, ठीक है। अब खनिजों के बारे में देखते हैं। खनिज संसाधन, देखिए जिन चीज़ों का नाम लिया जाता है सभी खनिज है। खनिजों को पृथ्वी की अमूल्य संसाधन कहा जाता है। खनिजों को पृथ्वी का अमूल्य संसाधन कहा जाता है। मानव जीवन एवं इसका विकास निर्भर करता है कि ये खनिज न केवल भूपटल के नीचे पाए जाते हैं बल्कि महासागरीय क्षेत्रों की तली में भी पाए जाते हैं, ठीक है। मानव का शारीरिक विकास भी खनिजों पर ही निर्भर करता है, ठीक है। खनिज प्रकृति में स्वतः पाया जाने वाला पदार्थ है जिसकी भौतिक रासायनिक संगठन आंतरिक प्रमाणिक संरचना निश्चित होती है, ठीक है। खनिजों के टल्क सबसे मुलायम और हीरे सबसे कठोर होते हैं। हीरे सबसे कठोर होते हैं, ठीक है। देखिए कभी कभी देखिए इस बुक में थोड़ा सा है राइटिंग थोड़ी ऐसी ही है, सही प्रिंट नहीं है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। कभी कभी खनिज या चट्टान एक साथ एक ही मान लिए जाते हैं जबकि दोनों में पर्याप्त अंतर है। खनिजों के मिलने से चट्टानों का निर्माण होता है और चट्टानों से भूपटल का निर्माण होता है, ठीक है। परंतु किसी भी चट्टान से सभी खनिज नहीं मिलते हैं। सभी चट्टानों स्पेसिफिक खनिजों के लिए फेमस होते हैं कि ये चट्टान में ये वाला खनिज पाया जाता है, इसमें ये वाला पाया जाता है ना। सभी में सभी कुछ तो नहीं मिलेगा। कुछ विशिष्ट खनिजों के मिलने से चट्टान विशेष का निर्माण होता है। सभी खनिज एक तरह नहीं होती हैं, इसमें पर्याप्त अंतर होता है। देखिए खनिजों के प्रकार, धात्विक खनिज होते हैं, अधात्विक खनिज होते हैं। लोह युक्त खनिज जिसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है, लोह तत्व पाया जाता है तो लोह अयस्क में पाया जाता है, मैग्नीज में पाया जाता है, टंगस्टन में पाया जाता है। ये तो हो गए लोह युक्त खनिज, ठीक। लोह युक्त खनिज हो गए। और अलोह युक्त खनिज होंगे जिसमें लोह का अंश मतलब लोहे का अंश कम होगा या पर्याप्त मात्रा में कम होगा, उसे कहेंगे लोह युक्त खनिज, ठीक है। अब इसका सोने चांदी टीन ये हो गया अलोह युक्त। अधात्विक जिसमें दो प्रकार के होते हैं, ये एक कार्बनिक होते हैं, अकार्बनिक होते हैं। कार्बनिक में जिसमें जीवाश्म अर्थात कार्बन के अंश होते हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम। अकार्बनिक खनिज जिसमें जीवाश्म नहीं होते, अभ्रक, ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट किसमें मिलता है? अभ्रक, ग्रेफाइट इत्यादि में, ठीक है। ग्रेफाइट पेंसिल की निब में मिलता है, ठीक है। पेंसिल में होता है, पेंसिल के आगे की जो निब होती है ना उसमें मिलता है, ठीक है। लोह अयस्क, देखिए बुक में जो ये डेटा दिया हुआ है ना ज़्यादा ये तो इसे तो देख लेना जो बिल्कुल एक्यूरेट डाटा दिया हुआ था जैसे नेशनल पार्क के बारे में, तो इन्हें ज़्यादा देखना मत क्योंकि थोड़ा सा पुराना है, ठीक है। अपडेटेड सा नहीं लग रहा मुझे। लोहा आधुनिक सभ्य और उद्योग की जननी है। लोहा खदानों में शुद्ध रूप में नहीं निकाला जाता है, लोहे को अयस्क के रूप में मिलता है। लोहे की प्राप्ति के लिए हेमेटाइट, मैग्नेटाइट ये लोहे के अयस्क हैं। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट, ठीक है। ये लोहे के अयस्क के मुख्य अयस्क हैं। और लौह अयस्क के उत्पादन के लिए चीन की पेंकी ये एरिया है फेमस। ब्राज़ील का मिनास, ऑस्ट्रेलिया की मिडल बैंक और रूस का निजनी तालिंग, ये सब संयुक्त अमेरिका की सुपीरियर झील लेक और दक्षिण अप्लेशियन क्षेत्र भी फेमस है, ठीक है। ये देख लेना। मैग्नीज अयस्क ये पाइरोलूसाइड अयस्क से मिलता है, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जंगरोधी इस्पात बनाने में इसका उपयोग लोहे के साथ किया जाता है। जंगरोधी इस्पात बनाने के लिए किस किस का यूज किया जाएगा? मैग्नीज और लोहे का, ठीक। तांबा कहाँ मिलता है? तांबा एक अलोह तत्व है, ठीक है। ये राजस्थान में मिलता है जिसका लोहे के बाद सबसे अधिक उपयोग होता है, ठीक है। तांबा अलोह युक्त, तांबा सोना चांदी क्या थे? ये अलोह युक्त थे, ठीक। अभ्रक का हम यूज़ किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं। खिलौने और दवा उद्योग में भी अभ्रक का यूज़ होता है, ठीक है। शादी ब्याह के अवसरों में रंगों को तथा गुलाल में अभ्रक मिलाए जाते हैं
ताकि चमक आ सके, और आयरन में भी क्वाइल के साथ अभ्रक की परत लगी होती है। ठीक, प्रेस में भी। बॉक्साइट, एल्युमिनियम से बनी कौन कौन सी चीज़ें हैं? एल्युमिनियम से बने तारे, कढ़ाई, तसला, टब, थाली। संसाधन संरक्षण, चलिए ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है आपका। अब देखते हैं हम आगे। ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन में देखिए, ऊर्जा संसाधन दो प्रकार के होते हैं, परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत। ठीक है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत सदियों से ऊर्जा प्रदान करते आ रहे हैं, परंतु क्षयशील और अनवीनीकृत हैं। ये परंपरागत स्रोत के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत इत्यादि को शामिल किया जाता है। ठीक है, उनका नवीनीकरण और पुनः चरण संभव नहीं होता। किनका नहीं होता? अनवीनीकरण का। ठीक है, इनमें जल विद्युत को छोड़ के सभी अनवीनीकरण के स्रोत हैं। जल विद्युत को छोड़ के अनवीनीकरण, क्योंकि कोयला, पेट्रोलियम हमने देखा था ना, और प्राकृतिक गैस को, ये अनवीनीकरण है, इन्हें हम पुनः प्राप्त तो कर नहीं सकते। और जल विद्युत, जल किसमें था? जल विद्युत किसमें? नवीनीकरण में, जिसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है। भारत में कोयला शक्ति और ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। इसके कुल भंडार लगभग, ये डेटा पे ज़्यादा ध्यान मत देना। कोयला क्या है? अवसादी चट्टानों से बना है, जो वनस्पतियों के भूगर्भिक हलचलों के कारण दब जाने से हुआ है, जीवाश्म वगैरह। ठीक है, कार्बन की एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, ये कार्बन के वो देख लीजिए किस्म, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नेनाइट और पीट सबसे मतलब निम्न किस्म का वो है, और एंथ्रेसाइट सबसे हाई क्वालिटी का है। मतलब क्वालिटी भी डिनोट कर दी है ये, इसकी क्वालिटी भी ऐसे ही है। ठीक है, कोयला उत्पादक देशों में अमेरिका, रूस, चीन और भारत का स्थान है। 98% कोयला जो है गोंडवाना समूह से प्राप्त होता है। ठीक है, और भारत में ये दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी, वृद्धा नदियों से। ठीक है, ये ध्यान रखना। लिग्नाइट कोयले का उत्पादन तमिलनाडु के लिग्नाइट बेसिन और राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर में होता है। इसे ध्यान रख लेना, लिग्नाइट कोयला भारत में यही पाया जाता है। ठीक है, देखिए, भारत में पेट्रोलियम पहली बार 1866 में पता चला था, और 1890 में डिगबोई में पहली बार तेल मिला। 1959 में खंबात के क्षेत्र में, और 1975 में मुंबई क्षेत्र में। ठीक, ये देख लेना। भारत में तेल उत्पादन की दृष्टि से असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड महत्वपूर्ण है। तो असम, ये नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, ऊर्जा स्रोत डिगबोई फेमस है। प्राकृतिक गैस, जल विद्युत। देखिए, देश में पहला जल विद्युत संयंत्र 1897 में दार्जिलिंग में लगाया गया था। ये चीज़ नोट कर लें, पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगा? 1897 में दार्जिलिंग में लगा था। ठीक, हीराकुंड परियोजना महानदी पे है, रिहंद सोन नदी पे, तुभद्रा नदी पे परियोजनाओं में हीराकुंड परियोजना विश्व की सबसे लंबी बांध वाली परियोजना है, जबकि भांगड़ा नागल भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। अच्छा, हीराकुंड सबसे लंबी और भांगड़ नागल सबसे बड़ी है, लंबी और बड़ी। ठीक, ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस की सहायता से उत्पादित बिजली को ताप विद्युत कहा जाता है। ठीक है, देश में यूरेनियम परमाणु ऊर्जा का मुख्य कच्चा माल है। परमाणु ऊर्जा के लिए कच्चे माल के रूप में क्या यूज होता है? यूरेनियम। ठीक, देखिए, पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र 1955 में तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। ठीक, इसमें ये नोट कर लो, नरोरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में कलपक्कम है। ये नोट ही कर लेना, ये स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कलपक्कम, ये पूछ लिया जाता है कि कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? तमिलनाडु में। नरोरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में।
काकरापारा गुजरात में है। ठीक है, ये मिसमैच है, कैप पता नहीं क्या करना था। कुडनकुलम तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। ठीक है, ये एक भी ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो, सारे इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लेना। भूतापीय ऊर्जा, देखिए 132 किलोमीटर की गहराई पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। ये हमने पहले भी देख लिया था, पृथ्वी के अंदर जाते हैं जैसे पृथ्वी के अंदर प्रति 32 किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस दृष्टि से पृथ्वी के भीतर ऊर्जा और ताप संग्रहित है। इस ऊर्जा को विशेष तकनीकी द्वारा पृथ्वी के ऊपर लाके विद्युत उत्पन्न की जाती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा। हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण, लद्दाख की पूगा घाटी, ये पूछ लेता पूगा घाटी कहाँ पे है, लद्दाख की पूगा घाटी, और मध्य प्रदेश का ताता पानी में ऐसे संयंत्र लगे हुए हैं। ठीक है, तेज बहते हुए पवन से ऊर्जा का उत्पादन क्या कहलाता है, पवन ऊर्जा कहलाता है। ठीक, देश के तटीय भागों में जहाँ तेज गति से हवाएं चलती है उसे पवन ऊर्जा विकास की अच्छी संभावनाएं वहाँ देखी जाती है। देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। पूगा घाटी कहाँ देखी थी हमने, लद्दाख में देखी थी। ठीक है, और ये कहाँ था, परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए था ये। ठीक है, ये क्या लिखा है, चैप्टर 2 भारतीय कृषि। ठीक है, अब हम चैप्टर 2 पे आ गए हैं। भारतीय कृषि करता हुआ किसान। धान कहाँ की मुख्य फसल है, बिहार की। विश्व के अनेक भागों में झूम खेती की जाती है, जिन्हें विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे वेनेजुएला में कोनको, मलेशिया में लटांग, मैक्सिको में मिल्पा और ब्राज़ील में रोका। इसे नोट कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, स्थानांतरित कृषि को अलग अलग देशों क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे असम में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में झूम खेती कहते हैं स्थानांतरित कृषि को। ठीक है, आंध्र प्रदेश में पोडू, उड़ीसा में पावाडावी, केरल में कुमारी, राजस्थान में वालरे, हिमाचल क्षेत्र में खिल पूछा गया है, झारखंड में क्रूल। ठीक है, ये नोट कर लेना। स्थानांतरित कृषि, झूम खेती के लिए जंगल दहन, इसमें राख डाल देते हैं ना बाद में, एक बार खेती करने के बाद। देखिए गहन कृषि क्या होती है, एक वर्ष में एक ही खेत में अनेक फसल उगाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, गहन कृषि कहते हैं। एक वर्ष में एक खेत में अनेक फसलें उगा देना। ठीक है, इस बुक में थोड़ा सा जो है ना राइटिंग मिसप्रिंट सा है, तो उसे एडजस्ट करना। देखिए वाणिज्यिक कृषि, जो जिसका फसलों का उत्पादन करते हैं, जिसमें बिक्री के लिए बड़े बाजार उपलब्ध होते हैं, उसे वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। आधुनिक उपकरणों से जहाँ पे खेती की जाती है ना, और बड़े बाजारों में उस के लिए तैयार किया जाता है फसल को, उसे कहता है वाणिज्यिक कृषि, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। देखिए खरीफ की फसलें, रबी की फसलें, धान की, ये जायद की फसलें, इसके लिए जो है ना मैंने अपने चैनल पे ट्रिक प्रोवाइड है। 1 या 2 मुश्किल से 15-20 सेकंड बोल रही हूँ मैं, सेकंड की शॉर्ट्स हैं, तो उन्हें आप देख लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस पूछा ही जाता है मोस्टली सभी एग्जाम में। इससे 1 या 2 क्वेश्चंस मिल जाते हैं फसलों से, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि खरीफ की फसलें कौन सी है, रबी की फसलें कौन सी है। मैंने इसकी बहुत अच्छी ट्रिक बनाई हुई है, और ट्रिक चैनल पर आप विजिट करेंगे तो आपको मिल जाएगी। मुश्किल से 15 सेकंड की भी वो शॉर्ट्स नहीं होएगी, वीडियो नहीं होएगी, 15 सेकंड की रील में आपको ये सारी फसलें क्लियर हो जाएंगी, तो एक बार आप ज़रूर देख लेना। ठीक है, खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में क्या करती हैं, काट ली जाती हैं। ठीक है, मुख्य रूप से धान, मक्का, जूट, मूंगफली, ये कैसी फसलें हैं, खरीफ की फसलें। धान, मक्का, जूट, मूंगफली। रबी की फसलें क्या होती हैं, ये सर्दियों की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, मार्च अप्रैल में काट ली जाएंगी। ठीक है, तापमान और जल की आवश्यकता खरीफ की अपेक्षा इसमें कम होती है, क्योंकि सर्दियों की है। खुली धूप और नंगी आंखें, ये गेहूँ, चना, मटर, मसूर, जो ये है। ठीक है, आलू भी है, रबी का आलू भी है। देखो मुझे ट्रिक से याद है इसलिए पता है, जो सरसों भी है इसकी। ठीक है, गेहूँ, चना, मटर, मसूर,
सरसों, ठीक है, आलू, हाँ ये आलू भी है रबी की फसल, ठीक है। और जो खरीफ और रबी के बीच तथा गर्मी के मौसम में फसलें बोई जाती हैं उसे क्या कहते हैं, जायद की फसलें बोलते हैं। जायद में ये इनकी पहचान होती है सबको, तरबूज, ककड़ी, खीरा, सब्जियां ये कौन सी होती हैं, जायद की होती हैं, ठीक। इन्हें ध्यान से लिख लेना। वे फसलें जिन्हें किसानों द्वारा भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपजाया जाता है उन्हें कहते हैं खाद्य फसलें, ठीक 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 ठीक। रेशेदार फसलें, बच्चे बड़े बातें सुने थे, अपनी मत आगे बढ़ाई। चाय और कॉफ़ी बेचने वाली कंपनियों के नाम लिखें। चाय, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, पेय फसलें, रेशेदार फसलें, देखिए ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। व्यापारिक फसलें, देखिए तंबाकू बिहार में कहाँ मिलता है, उत्तर बिहार में मिलता है। तंबाकू की फसल अच्छी होती है बिहार में, ठीक है। कृषि को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, वर्षा की निर्भरता, खेतों के छोटे आकार, भूमि का असमान वितरण, कृषि ऋण, परंपरागत कृषि, पुराने तरीकों से कृषि करे जा रहे हैं वो, ये सब क्या है, कृषि को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ठीक है। बिहार प्रांत में कृषि मानसून पर आधारित है, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे मानसूनी जलवायु अपनाई जाती है। परंपरागत कृषि की विशेषता है, ये उपकरण है। हरित क्रांति, 1960 के दशक में बदलाव, हरित क्रांति नाम दिया गया। जैविक खाद के अवशेष, खर पतवार, गोबर, पत्तियां, छिलकों को सड़ा के बनाई जाती है जैविक खाद, इसे लिख लेना। कैचुआ क्या को बोलते हैं, किसानों का दोस्त, ठीक है। असम में चाय की सर्वाधिक खेती होती है और दक्षिण चीन में भी चाय के बड़े बड़े बागान हैं, लेकिन दार्जिलिंग की हैप्पी घाटी में चाय की विश्व में सर्वाधिक मांग है, ठीक है। असम घाटी जो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में स्थित एक निम्न भूमि है, चीन के बाद विश्व में दूसरा बड़ा चाय उत्पादक प्रदेश है असम घाटी, ठीक है। चाय बागान में काम करने वाले अधिकांश स्थानीय कछारी लोग होते हैं, ठीक। चाय के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, 250 सेंटीमीटर वर्षा, 150, ठीक है। चाय बागान देखिए, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट देख लेना एक बार, ये अच्छा है। देखिए ये देख रही थी मैं। असम घाटी में व्यापारिक स्तर पर चाय उत्पादित संगठित रूप से शुरू करने का श्रेय किसको है, रॉबर्ट ब्रूस को है, ये नोट कर लेना। जिसने SCRT पढ़ी हुई है ना उसे ही पता होगा, जिन्होंने सर्वप्रथम 1823 में यहाँ उत्पादित चाय को ब्रिटेन के बाज़ारों में पहुँचाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, रॉबर्ट ब्रूस, ठीक है। 1823 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था भारत की चाय को ब्रिटेन में, ठीक। देखिए ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। सो आगे का ये क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है। हमने इसमें क्लास 8 ज्योग्राफी के कुछ चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आगे के चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये क्लास यूज़फुल लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। जो मैंने बताया आपको ट्रिक्स, आप चैनल से विजिट कर लेना, वहाँ पे कृषि की फसलों की ट्रिक मैंने बहुत अच्छे से कराई हुई है और काफ़ी और भी अच्छी अच्छी ट्रिक्स हैं जो आपको चैनल पे विजिट करने पे मिल जाएंगी कुछ ही सेकंड्स के, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप चीज़ों को इतना याद करें या बहुत ज़्यादा टाइम दें। तो आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर करिए जिससे आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। चलिए, थैंक यू सो मच।